मॉर्निंग एंड वेलकम टू अदिति हिमांटी क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स क्लास 10th चैप्टर 4 करने जा रहे हैं और ये है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, चैप्टर 4 हम कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन होता क्या है इसके अंदर और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन इकोनॉमी पे, उसको भी हम एनालाइज करेंगे इस चैप्टर में। और ये भी हम देखेंगे कि एमएनसीज का क्या रोल है। एमएनसीज का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होते हैं या बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जो कि जिनका प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड बिकता है। दूसरी बात है कि उनके जो फैक्ट्रीज होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, वो दे आर ऑल्सो फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे प्रोड्यूस गुड ग्लोबली एंड ऑल्सो सेल द गुड ग्लोबली। तो दैट इज़ कॉल्ड एमएनसी। सो हम उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या रोल ये प्ले करते हैं स्पेशली ग्लोबलाइजेशन में। तो उससे पहले हम मूव करते हैं कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ही है हमारा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। पहला है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मैंने आपको बताया था कि एमएनसी कौन होते हैं। बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जिनका प्रोडक्शन यूनिट बहुत सारे कंट्रीज में फैला होता है एंड दे नॉट ओनली प्रोड्यूस इन ग्लोबली बट ऑल्सो दे सेल देयर प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज। जैसे कि कोक हो गया, पेप्सी हो गया, बाटा हो गया, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं वो प्रोमोट करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको। ग्लोबलाइजेशन means integration of the economy of a country with the economies of the country under condition of free flow of trade, capital and movement and person across the border। ठीक है, सो क्या बताया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। क्या जोड़ना, कोई भी कंट्री का इकोनॉमी को दूसरे कंट्री के इकोनॉमी के साथ जोड़ देना। कैसे जोड़ना, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि कोई बैरियर ना हो ट्रेड के बीच में। कैपिटल ईजिली मूव कर सके एंड पर्सन या वर्किंग फोर्स कैन ईजिली क्रॉस द बॉर्डर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। मैं देखो इससे पहले हमें एक चीज़ जानना जरूरी है कि जैसे इंडिया को लेके हम 1991 से पहले इंडिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं था। हमने ग्लोबलाइजेशन 1991 में अडॉप्ट किया था। क्या कारण था हम उसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। बट उससे पहले हमारा एक, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया एक कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं। गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, सो इन सारे स्टेट्स में जो जिस तरह से सामान कोई वट एवर दैट इज प्रोड्यूस, गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो ईजिली हम कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। कोई देयर इज़ नो आई मीन ऑब्स्ट्रक्शन एज सच इन सेलिंग गुड्स एनीवेयर इन इंडिया। आप इसको कहीं भी जाकर बेच सकते हो, ऐसा कोई रुकावट नहीं आता है। लेकिन अगर मान लो हमें कोई दूसरे कंट्री में जाके बेचना है या बाहर का सामान इंडिया में आके बिक रहा है, सो देयर वाज प्रॉब्लम इन 1991 कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा सकता था, उसके ऊपर कोटा फिक्स कर सकता था और ईजिली बाहर से सामान इंडिया में आके नहीं बिक सकता था। तो लेकिन हम 1991 में हमने अपने इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया। जैसे कि हमारा स्टेट के बीच में कोई ये नहीं है, आपका कोई भी रोक टोक नहीं है कि आप कहीं भी जाके बेच सकते हो विद इन द कंट्री। उसी तरह से अब हम दूसरे कंट्री में जाके कहीं भी बेच सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। व्यापार जो है अब दूसरे कंट्री के साथ आसानी से हो सकेगा। दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। एंड कैपिटल मतलब होता है कि आपको पता है टेक्नोलॉजी, मशीनरी, मनी, दो तरह कैपिटल होते हैं। एक तो मशीनरी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और प्लस मनी यानी कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI। और यहाँ पे कैपिटल मैंने बताया ना कि मशीनरी कैन ऑल्सो बी एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड। हम टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी, टेक्नोलॉजी हो गया या मशीनरी हो गया।
तो ये सारे इजीली मूव कर सकते हैं, अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड मूवमेंट ऑफ पर्सन, देखो अगर मान लो कि दूसरे कंट्री कहीं पे ज़्यादा वेजेस मिल रहा है तो लेबर कैन इजीली मूव टू दैट प्लेस। हाँ, सो व्हाट वी सी दैट ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि अपने इकोनॉमी को और इंटीग्रेटिंग वंस ओन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। दूसरी बात है कि हाउ डज दिस ग्लोबलाइजेशन टेक प्लेस, कैसे ये होता है। सो हम क्या करते हैं, वी ओपन अप आवर बॉर्डर फॉर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, कैपिटल कैन इजीली मूव, टेक्नोलॉजी कहीं से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से पैसा लग रहा है। और दूसरी बात है कि पीपल कैन ऑल्सो मूव बिटवीन और अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दो कंट्री या बहुत सारे कंट्री के बीच में मूव कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सो होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ये जानना जरूरी है, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड फर्दर कि आगे क्वेश्चन हम आसानी समझ में आएगा आपको। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव टू सेकंड। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट था दूसरा कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैसे ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैसे ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, हम इसको देखेंगे। अब क्या है कि हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, देखो क्या है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एमएनसी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन द फॉलोइंग वे। सो उससे पहले हम देखते हैं क्या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है, अगला क्वेश्चन है उसको देख के फिर हम आगे पहले जाके समझेंगे क्वेश्चन का मतलब। सो व्हाट इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या एमएनसी होते क्या हैं, एमएनसी होते क्या हैं। देखो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज ए कंपनी, ये भी एक कंपनी है, जैसे रिलायंस एक कंपनी है, बजाज एक कंपनी है, उसी तरह से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है ये भी एक कंट्री है दैट ओन्स और कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ इट्स गुड इन मोर देन वन कंट्री। अब जैसे पेप्सी है, ये अमेरिकन कंपनी है, कोक है जो ब्रिटिश कंपनी है। क्या आपको लगता है कि सारे कोक और पेप्सी ब्रिटेन में या अमेरिका में बनते हैं और फिर वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? नहीं, तो इनके प्रोडक्शन यूनिट अलग अलग कंट्रीज में है, इंडिया में भी है, दूसरे कंट्रीज में भी है, वहाँ बनता है और वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नॉट ओनली इन दैट कंट्री वेयर देयर प्रोडक्शन यूनिट लाइज बट ऑल्सो टू नेबरिंग कंट्री ऑल्सो। और इस तरह से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं। सो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होते हैं, ऐसे कंपनी होते हैं जिनका प्रोडक्शन यूनिट जो होता है दे आर स्प्रेड आउट इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्री में फैला हुआ है। ऐसे कॉरपोरेशन को मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, सो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैसे ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है, ये हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहला पॉइंट है कि प्ले फॉलोइंग वे, they serve as an agent for the transfer of superior technology. They have provided advanced technology, manufacturing process and improved skill to अंडरडेवलप कंट्री। देखो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि इंडिया है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंपनी जो हैं वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के साथ कोलैबोरेट हुए हैं और कोलैबोरेशन के बाद वो हमें टेक्नोलॉजी देते हैं, हमें इम्प्रूव्ड स्किल देते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल मैं लूँ कि महिंद्रा पहले इंडिया में ट्रैक्टर बनाया करता था, जीप बनाया करता था, आज स्कॉर्पियो और जायलो और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि ये फोर्ड मोटर, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जो है फोर्ड मोटर, उसके साथ कोलैबोरेट हुआ है और इस कोलैबोरेशन की वजह से फोर्ड मोटर इसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और सो इस तरह से बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं वो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, नेक्स्ट है कि दे हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल मतलब होता है कि मशीनरी फ्रॉम द कंट्रीज वेयर दे, मशीनरी हो गया, मनी हो गया, मनी मतलब FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और मशीनरी हो गया। तो जिस कंट्री में ज़्यादा मशीनरी या ज़्यादा पैसा है वो दैट मनी कैन बी ट्रांसफर टू दोज कंट्री वेयर देयर इज स्केर्सिटी ऑफ फंड। सो जहाँ तो ये भी एक हेल्प करता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। दे मतलब यहाँ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो गए, MNC हो गए। MNC हेल्प इन बिल्डिंग अप नॉलेज बेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, MNC जो होते हैं, क्योंकि इन MNC में हमें वैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें इंग्लिश का नॉलेज हो या इनको उस वर्क का नॉलेज हो। तो जैसे मान लो कि आज ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंडिया में बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जो कि बहुत सारे MNC में काम करते हैं। सो इस तरह से MNC हेल्प करता है नॉलेज को स्प्रेड करने में एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो। ठीक है, सो नेक्स्ट है दे हेल्प इन क्रिएटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लो बाहर का कंपनी इंडिया में आकर अपना फैक्ट्री खोल रहा है
इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएट होगा, और जॉब क्रिएट होगा तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. सो ऑपरेशन ऑफ एमएनसी हैव अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, अकाउंट ऑफ द कंट्री. देखो कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम करते हैं. अगर मान लो कि एक्सपोर्ट जो है 100 रुपीज़ का है और इंपोर्ट जो है 150 का है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट -50 हो गया, यानी कि इसको डेफिसिट बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं हम, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट. लेकिन अगर एमएनसी इंडिया में आते हैं, सामान बनाते हैं, दीज गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री, देन जनरली वी विल हैव फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा 200 का और इंपोर्ट 100 का होगा. सो इस तरह से हम 100 रुपीज़ का ज़्यादा अर्न कर पाएंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो दिस इज़ अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अगर बड़े बड़े कंपनी इंडिया में आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा इंडिया में, और ये भी हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है, होता है. बेसिकली मैंने बताया मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है. नेक्स्ट है कि वाइड रेंजिंग चॉइसेस ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. आज देखो मैंने आप क्या बताया था कि 1991 से पहले जो था इंडिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं था. लेकिन उससे तो देखो क्या है कि उससे पहले हमारे यहाँ इंडिया में बहुत कम प्रोडक्ट बिकते थे, बट वेराइटी नहीं था. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इंडिया में सिर्फ 2 तरह के ही कार होते थे, एक एम्बेसडर होता था और एक पद्मिनी, फिएट का एक पद्मिनी होता था. 2 तरह के कार हुआ करते थे. अगर हम ले लो 1991 से पहले हमारे यहाँ सिर्फ एक ही कंपनी था मोबाइल, ये टेलीफोन का, वो MTNL था. आज हमारे पास कितना वैरायटी ऑफ कार्स इंडिया में, इंडियन मार्केट में है. आज कितने वैरायटी ऑफ टेलीफोन ये कंपनीज है जो कि ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में. सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इससे क्या होता है कि लोगों के सामने चॉइसेस बढ़ जाते हैं. अगर मान लो कि आपको कोई कंपनी पसंद, एयरटेल पसंद नहीं है तो आप वोडाफोन जा सकते हो, वोडाफोन तो आइडिया, तो इस तरह से बहुत सारे कंपनी अवेलेबल है. पहले जो था सिर्फ आइदर फिएट का पद्मिनी एक कार हुआ करता था या आपका एम्बेसडर हुआ करता था. अब देखो कितने वैरायटी ऑफ कार्स इंडिया में अवेलेबल है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन कि वाइड रेंजिंग चॉइसेस है ऑफ अ गुड्स आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट. क्यों है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से. सो हम देखते हैं क्या इसका आंसर होगा. इंडियन मार्केट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन रिसेंट ईयर. रिसेंट मतलब 1991 के बाद, ठीक है, 1991 के बाद रिसेंट ईयर. द कंज्यूमर हैव ए वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू चूज़ फ्रॉम. ठीक है, पहले मैंने क्या बताया था कि आपको अगर फ़ोन लगवाना तो MTNL लगवाना पड़ेगा, दूसरा फ़ोन था ही नहीं. अगर आपको व्हीकल ख़रीदना है तो सिर्फ एम्बेसडर या फिएट का ये व्हीकल दे सकते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है. ठीक है, कैसे है देखो, लेटेस्ट मोबाइल मॉडल ऑफ मोबाइल हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न, डिजिटल कैमरा हो गया, लीडिंग मैन्युफैक्चरर के ब्रांड के जो है वो ईजिली अवेलेबल है इंडिया में. क्यों है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने अपने इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया. कोई भी आके बेच सकता है, इससे बाहर की कंपनी आके इंडिया में बेच रहे हैं. सिर्फ हमने ही ओपन नहीं किया, वी कैन ऑल्सो गो एंड सेल इन दोज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो ये 1 वे प्रोसेस नहीं है, 2 वे प्रोसेस है. हम भी जाके बेच सकते हैं, वो भी हमारे यहाँ के बेच सकते हैं. तो इस तरह से ये है. दूसरा, न्यू मॉडल ऑफ कार, मैंने बताया ना, ऑटोमोबाइल्स आर लॉन्च्ड एवरी सीजन. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. The top companies in the world have introduced their popular brand in India for various product like shirts. बहुत सारे कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में ऑपरेट करते हैं. शर्ट्स है, उसके बाद फ्रूट्स, जूसेस, कॉस्मेटिक, टॉयज़, फर्नीचर, ये सारे चीज़ इंडिया में बाहर की कंपनी के भी मिलते हैं. ऑल दीज हैज़ बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये. नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन एनी 3 कंडीशन दैट डिटरमाइन MNC सेटिंग अप प्रोडक्शन इन अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. क्यों, देखो अगर मान लो बाहर कंपनी इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, अपना फैक्ट्री लगाता है, तो क्यों लगाता है, क्या क्या चीज़ वो ध्यान में रखता है. एक तो जनरली वहीं लगाता है जहाँ मार्केट पास में हो. अगर बहुत बड़ा मार्केट, जैसे इंडिया आपको पता है कि इतना सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो ऑब्वियसली इंडिया में मार्केट भी है. तो ये भी है कि सो इसलिए जनरली दे चूज टू ओपन अप देयर फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन यूनिट इन दोज कंट्री वेयर देयर इज ह्यूज मार्केट. देन सेकेंड है वेयर द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पे लेबर भी अवेलेबल हो. ये भी एक कारण है. उनका मेन मकसद क्या है दूसरे कंट्री में खोलने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना.
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करते हैं 50 to 60% टू 60% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है इससे दूसरे कंट्री में खोलने से, क्योंकि लेबर चीप है, रिसोर्सेज चीप है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट है हमारा कि वेयर द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फेवरेबल टू देम। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट उनको अट्रैक्ट करता है, इनवाइट करता है कि आओ हमारे यहाँ अब पैसा इन्वेस्ट करो जिससे कि हमारा इकोनॉमी ग्रो करे। तो ये भी गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट नहीं चाहता है तो उस कंट्री में एमएनसी नहीं जाते हैं, ये भी है एक। नेक्स्ट है वेयर द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट वगैरह अवेलेबल हो, वहाँ पे जाते हैं लोग। वेयर देयर इज ए स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स फॉर एश्योर्ड प्रोडक्शन। अब ये नहीं है कि फैक्ट्री लगा दिए प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर हो गया, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लेबर हो गया, नहीं। हाँ, या मान लो उन्होंने फैक्ट्री वैक्ट्री लगाया, पैसा लगाया बहुत सारा, और फिर गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया। सो ये सारे चीज़ को भी वो ध्यान में रख के ही किसी कंट्री में अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इन विच टू डिफरेंट फॉर्म्स डू वी पार्टिसिपेट इन मार्केट। सो एज ए कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर भी एज ए प्रोड्यूसर हम सामान बना के मार्केट में बेचते हैं, कंज्यूमर जो होता है सामान खरीदते हैं। सो इस तरह से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाउ डज एमएनसी ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन ग्लोबली। मैंने अभी बताया ना कि उन लोगों का प्रोडक्शन यूनिट ग्लोबली होता है, अलग अलग कंट्रीज में होता है, एक जगह नहीं बनाते हैं उन लोग। तो कैसे करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है उनको, ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा होता है उनको, क्योंकि ग्लोबली बनाने से, क्योंकि बहुत सारा कंट्री में लेबर चीप है तो उनको सस्ते में बन जाता है। तो ये फ़ायदा है उनको। देखते हैं ये क्वेश्चन। द एमएनसी आर नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड गुड ग्लोबली बट ऑल्सो गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस ग्लोबली। सिर्फ बेचते नहीं है पूरा वर्ल्ड में, बल्कि बनाते भी हैं अलग अलग कंट्रीज में। हाँ, एज ए रिजल्ट द प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज ऑन ए कॉम्प्लेक्स वे। कैसे, जैसे मान लो कि कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, एंड फाइनली दे आर ब्रॉट इन वन प्लेस एंड असेंबल्ड एंड फिर फिनिश प्रोडक्ट को किसी और कंट्री में बेचते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट स्प्रेड आउट अक्रॉस द। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ, चाइना जो होता है प्रोवाइड से एडवांटेज ऑफ बीइंग ए चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, क्योंकि चाइना में लेबर बहुत अवेलेबल है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो वहाँ पे लेबर अवेलेबल होता है तो वहाँ पे सस्ते में लेबर मिल जाता है, ये भी एक फ़ायदा है। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस टू मार्केट। यूरोप, ईस्टर्न यूरोप हो गया या मैक्सिको हो गया, यहाँ पे ये जो कंट्रीज है वो दे आर नियर टू यूएसए हो गया, या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, इन सब कंट्री का आसपास है। सो यहाँ पे भी प्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू मार्केट। इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन प्रोवाइड टेक्निकल हेल्प इन द प्रोडक्शन। अब जैसे इंडिया में क्यों आके खोलते हैं, क्योंकि इंडिया में स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो कि उनको टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए इंडिया में दे कम एंड ओपन। एंड मोर ओवर दीज इंजीनियर्स आर ऑल्सो कंपेरेटिवली चीपर इन इंडिया देन देयर ओन कंट्री। इंडिया ऑल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कुड प्रोवाइड कस्टमर। आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं, दूसरे कंट्रीज के कॉल सेंटर्स हैं, दूसरे वो कंपनी जो कि फॉरेन कंपनी है, फिर भी उनके कॉल सेंटर इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं जो कि कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पे हायरिंग पीपल इज कंपेरेटिवली चीपर है देन द यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में। सो बिकॉज ऑफ दैट 50 to 60% कॉस्ट उनका कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 वेज इन विच द मल्टीनेशनल कंपनी आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन। कैसे मल्टीनेशनल कंपनी प्रोडक्शन को स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन इन डिफरेंट वे। एक तो है कि भाई बाइंग लोकल कंपनी। देखो क्या करते हैं उन लोग, इंडिया जैसे मान लो कि कोई बड़ा कंपनी है, फोर्ड मोटर है, अगर उसे इंडिया में कुछ कंपनी खरीद लेते हैं पूरा, एंड देन एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन, और इस तरह से यहाँ भी प्रोडक्शन शुरू करते हैं। जैसे कि कारगिल फूड, अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी था वो, जिसने क्या हुआ कि पारेख फूड जो है इंडियन कंपनी था, उसको ख़रीद लिया और इस तरह से अपना यहाँ पे ऑपरेट करना शुरू कर दिया। सो एक तरीका है मल्टीनेशनल कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का कि लोकल कंपनीज को खरीद ही लेते हैं पूरा। हाँ, कारगिल फूड इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन द edible oil in India with the capacity of having 5 million पाउच डेली। देखो इतने सारे पाउच बनाया करता आज एडिबल ऑयल का, 5 मिलियन पाउच। सो दैट इज़ समथिंग इनक्रेडिबल है नहीं, इतना सारा पाउच और इंडिया में उसको बिक जाता है। दूसरा है कि बाई प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद ए स्मॉल कंट्री। एक तो हो गया कोई नया कंपनी खरीद लेते हैं। दूसरा है कि छोटे कंपनीज को अपना ऑर्डर दे देते हैं, जैसे गारमेंट
कपड़े बनाने के लिए, और फिर वो उनसे बनवाते हैं, फिर अपने लेवल लगा के उस पर बेचते हैं, अपने टैग लगा के उस पर बेचते हैं, इस तरह से भी करते हैं। नेक्स्ट है बाई प्रोड्यूसिंग, सो बाई प्रोड्यूसिंग ज्वाइंटली विद सम अदर लोकल कंपनीज, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको महिंद्रा का, महिंद्रा ने क्या किया था, फोर्ड मोटर ने, फोर्ड मोटर जो था इसने महिंद्रा के साथ कोलैबोरेट हो गया था, कोलैबोरेट होके, और इस तरह से उसने इस कंपनी में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था, टेक्नोलॉजी लेके आया था, और उसके बाद महिंद्रा अच्छा बनाना शुरू कर दिया। तो ये भी एक तरीका है कि दो लोकल कंपनी के साथ ज्वाइंट प्रोड्यूसिंग ज्वाइंटली विद द लोकल कंपनी। सो बेनिफिट क्या मिलता है लोकल कंपनी को, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, पैसा वो दे सकते हैं बड़े बड़े कंपनी, छोटे कंपनीज को, जिससे कि इन्वेस्ट कर सकें। एमएनसी कैन ब्रिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो ये भी है, दो फायदे हैं उनको। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल फोर्ड मोटर्स जो मैंने अभी बताया। उसके बाद नेक्स्ट है बाई सेटिंग अप देयर फैक्ट्री और प्रोडक्शन यूनिट क्लोज टू द मार्केट वेयर दे कैन गेट डिजायर्ड टाइप्स ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर्स एट ए लो कॉस्ट अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इन लोग वहाँ भी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, एमएनसी जहाँ पे कि मार्केट हो, जहाँ पे उनको स्किल अनस्किल्ड लेबर मिल रहा है, तो वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 वे थ्रू विच एमएनसी कैन ओपन अप देयर फैक्ट्री। नेक्स्ट, why did Ford Motors want to develop Ford India as a component supplying base for its other plant across the globe? Explain। देखो बड़े फोर्ड मोटर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो क्यों इंडिया में अपना एक प्रोडक्शन यूनिट खोलना चाहता था जिससे कि कंपोनेंट पार्ट बन सके। देखो फोर्ड मोटर वांटेड टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज ए कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट अक्रॉस द ग्लोब। क्यों? बाई द ईयर 2004 फोर्ड मोटर वाज सेलिंग to 27,000 cars in the Indian market, while 24,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico और ब्राज़ील, ठीक है। तो इस तरह से वो कार बनाते भी इंडिया में, बना के बेचते भी हैं दूसरे कंट्री में, ब्राज़ील में, मैक्सिको में, क्योंकि इंडिया में बनाना चीपर होता है उनके लिए। सेंडिंग कंपोनेंट फ्रॉम इंडिया टू अदर प्लांट्स विल रिड्यूस द टाइम टू मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो इसमें ये भी है कि अगर मान लो इंडिया से कंपोनेंट पार्ट बनता है तो उनके अपने कंट्री में उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ से कंपोनेंट पार्ट ले जाकर वहाँ असेंबल करके और इस तरह से अपना प्रोडक्ट को बना के वहाँ बेच सकते हैं। सो दैट इज अनदर पर्पस एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ ये है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज टॉयज। देखो आपको पता है कि इंडिया में पहले एक फेमस इंडियन कंपनी थे, टॉयज बनाते थे, जिसका नाम है लियो, और ये बहुत ही पॉपुलर था, और इनफैक्ट यही एक स्टैंडर्ड कंपनी था जो कि पहले बनाया करता था। और 1991 के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे चाइनीज 1991 के बाद हमने ग्लोबलाइजेशन अडोप्ट कर लिया, और उसके बाद हमारा मार्केट ओपन अप हो गया, तो चाइनीज टॉयज़ जो आके इंडिया में बिकना शुरू हो गए, क्योंकि वो सस्ते होते थे और बहुत वेराइटी होते थे उनके, तो इंडियन मार्केट में लोग उसको प्रेफर करने लगे, ना कि लियो कंपनी को। और इस तरह से लियो कंपनी धीरे धीरे बंद हो गया कुछ सालों में, और चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है, चाइनीज़ टॉयज़ जो है वो इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया, और 70 to 80% टॉयज़ जो है वो चाइना के इंडिया में बिक रहे हैं, बिकने लगे हैं। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ small impact on the small country. For Chinese toy markets this provide an opportunity to expand their business. चाइना के लिए तो खैर इंडिया ओपन अप हो गया तो आगे बेचने लगे हैं सस्ते में, और इंडियन टॉय मेकर जो थे उनको लॉस होने लगा और धीरे धीरे वो बंद कर दिए, ठीक है। सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने में या उसको प्रमोट करने में। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी है स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन फॉलोइंग में। देखो टेक्नोलॉजी आने से ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा अच्छी तरह से फैलना शुरू हो गया है। देयर हैज़ बीन मेनी इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन द रिसेंट ईयर, ठीक है, दैट हैव एनेबल्ड फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखो ग्लोबलाइजेशन होने के लिए चीज़ जो है, प्रोडक्ट्स जो है वो इट हैज़ टू मूव इन मच फास्टर वे, और उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हो सकता है। आज आपको पता है कि एयरवेज है, आई मीन बोट हैं, मच फास्टर जो पहले के बोट से या स्टीमर से या शिप से। उसके बाद रेलवे हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड ए लॉट इन दीज ईयर्स। So all these has led to spread of globalization easily. Development of information technology.
आपको पता है कि आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। व्हाट्सएप, मोबाइल, फैक्स, ये सब चीज़ होने की वजह से हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कौन सा कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, कितने प्राइस है, क्या है। सो दैट इज ऑल्सो हैज लेड टू ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि all these development have further decreased the cost of their operation, favoring the consumer around the world। और इसकी वजह से भी फास्ट मूवमेंट की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है और प्रोडक्ट हैव बिकम चीपर, so and consumer easily buy them। So technology has also expanded the scope of further research and development। आज टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उससे भी कंपनी जो है नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं और दूसरे कंट्री में बेच रहे हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट, सो दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजी दैट हैज़ मेड ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल इन टूडेज वर्ल्ड। अगर ये सब नहीं होते, ये सब का डेवलपमेंट नहीं होता, शायद आज वी वुड नॉट हैव बीन लिविंग इन ए ग्लोबलाइज वर्ल्ड। ठीक है, सो व्हाट इज ट्रेड बैरियर, व्हाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट पुट ट्रेड बैरियर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ट्रेड बैरियर मतलब होता है कि ट्रेड के ऊपर रोक लगाना। ठीक है, पुटिंग हिंड्रेंसेस इन द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर। ठीक है, वाई डिड, क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर लगाया था शुरू में। द ट्रेड बैरियर आर द रिस्ट्रिक्शन दैट आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन फ्री इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटी, सो दैट टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर एंड द एंटरप्रेन्योर्स। तो क्या होता है ना कि अगर मान लो कि इंडिया में कोई जैसे मैंने एग्जांपल मैंने लिया था कि लियो जो है एक चाइनीज इंडियन टॉय प्रोड्यूसर था, लेकिन और उस 1991 से पहले बाहर से सामान इंडिया में आकर नहीं बिकता था, तो ये अपने जितना भी बेचना है बेच सकते थे, कोई इनको कॉम्पीट करने वाला नहीं था। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, जब बाहर से सस्ते प्रोडक्ट आके बिकना शुरू हो गया टॉयज वगैरह, तो ये उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाया एंड फाइनली ये ख़त्म हो गया। उसी तरह से गवर्नमेंट बैरियर लगाता है बाहर के सामान इंडिया में आके बिकने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका अपना प्रोड्यूसर जो है वो सर्वाइव कर सकें, अपने प्रोड्यूसर जो है दूसरे कंट्री के प्रोड्यूसर से कंपटीशन ना करना पड़े। इसकी वजह से हम उनके ऊपर रोक लगाते हैं कि बाहर का सामान इंडिया में आकर ना बिके। दूसरा, द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ, फर्स्ट कारण कि ये जरूरी था अपने देखो, कंसीडर नेसेसिटी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री। हमारे प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें, क्योंकि अगर मान लो बाहर के कंट्री के अलाउ कर देते इंडिया में आके बेचने के लिए, तो हमारे प्रोड्यूसर उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाते और वो बंद करना पड़ता, तो हमारा नुकसान होता है। इसलिए हमने रोक लगाया था बाहर के सामान इंडिया में आके बिके में। 1950-1960 में इंडस्ट्रीज वर इन द नेसेंट स्टेज, मतलब बहुत ही बिगिनिंग में था। इट वॉज इन द बिगिनिंग ऑफ देयर डेवलपमेंट, और उस समय कंपटीशन वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो हमने उनको प्रोटेक्शन के थ्रू हम उनको बोला कि आप लेट द इंडस्ट्री ग्रो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, सो दैट दे डोंट हैव टू फेस एनी कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। ठीक है, देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट अलाउड द इम्पोर्ट ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स लाइक मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, ना कि हर चीज़ इंडिया में आके बिक सके। तो ये था हमारा कि क्यों गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था। व्हाट वुड हैपन इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट हैवी टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज टॉय। तो चाइनीज टॉय इंडिया में महंगा हो जाएगा, और इस तरह से वो इंडिया का जो कंज्यूमर है वो महंगे सामान नहीं खरीदेंगे, तो उनको ऑटोमेटिकली इंडिया का सामान खरीदना पड़ेगा, और जब इंडिया का सामान खरीदेंगे तो इंडिया का गुड्स ज़्यादा बिकेगा, इंडिया के प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा। तो यही मेन मकसद है ट्रेड ये बैरियर लगाने का या इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई हैज़ द बैरियर ऑन द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बीन रिमूव्ड टू ए लार्जर एक्सटेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। मैंने बताया था ना कि 1991 से पहले हम बैरियर वगैरह लगा सकते थे या अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकते थे, लेकिन 1991 के बाद हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एंड अंडर दिस पॉलिसी वी हैड टू ओपन अप आवर trade, our economy for the world producer to come and sell their product. We could also go and sell our product in different countries of the world. So that is the reason. देखो, it is felt that the foreign competition would improve the quality of goods. आपको पता है कि 1991 से पहले हमारा, क्योंकि हमें कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता बाहर के कंट्री से, तो हम जो भी बनाते थे बिक जाता था, इसलिए हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो इतना एफिशिएंट नहीं थे, अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं लगाते थे, और कैसे भी सामान बनाते थे कि उनको पता था और कोई कम्पीट करने वाला है नहीं, उनका सामान बिक जाएगा।
तो और इसकी वजह से हमारा क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब होता रहा था। तो इस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने सोचा कि देखो, इट इज फेल्ट दैट द फॉरेन कंपटीशन वुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन प्रोड्यूसर बाय द कंट्री विद इन द कंट्री। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा, दस द बैरियर ऑन द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड to larger extent. It meant goods could be imported or exported easily and foreign companies could सेट अप फैक्ट्रीज। तो ये है ग्लोबलाइजेशन जो हमने पहले पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब हम सामान आसानी से सामान बेच सकते हैं दूसरे कंट्री में, दूसरा कंट्री का सामान इंडिया में आके बिक सकता है। इतना ही नहीं बल्कि बाहर के कंपनी इंडिया में आकर अपना फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट ऑफिस खोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड का मतलब क्या होता है? और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द पीपल, स्टेट, कंट्रीज को हम ट्रेड बोलते हैं। अगर हम सामान एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स हो रहा है बिटवीन टू स्टेट्स और अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, देन दैट इज कॉल्ड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पीपल, अमंग द पीपल, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स और बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज कॉल्ड ट्रेड। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मतलब होता है कि हम दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेड करते हैं उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, जिससे कि हमें इट हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। जो कोई भी कंट्री डेवलपिंग कंट्री होता है उससे बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बाहर से हमें टेक्नोलॉजी वगैरह इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करें ज़्यादा। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर डोमेस्टिक गुड्स, क्योंकि क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, क्योंकि अगर मान लो कि डोमेस्टिक गुड्स से पहले कोई कंपटीशन नहीं था, उन्हें जो भी बनाते तो बिक जाता था, लेकिन 1991 के बाद बाहर का सामान इंडिया में आके बिकने लगा। अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, अगर हमारे अपने इंडस्ट्री को सर्वाइव करना है तो अपने क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट का बेटर क्वालिटी बनाना पड़ेगा, तभी जाकर वो सर्वाइव कर सकता है। इफ़ द इट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री बाय रेजिंग इनकम लेवल। तो ज़्यादा हम ट्रेड करें, ज़्यादा पैसा आएगा इंडिया में, और इस तरह से हमारा इकोनॉमिक लेवल जो है वो अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा हमारा। इट एनेबल द कंट्री टू इम्पोर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर हमारा ज़्यादा ट्रेड होगा तो हमारा ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज होगा, हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी बाहर से इंडिया में इंपोर्ट कर पाएंगे और इस तरह से अपने कंट्री को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वी मूव टू 17th क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन? व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द इकोनॉमी? लिबरलाइजेशन होता क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया के इकोनॉमी में पड़ा था? लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट ऑन द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो क्या था ना, मैंने बताया था 1991 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर का सामान इंडिया में आके बिके उसके ऊपर रोक लगा हुआ था, या रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था, या बैरियर लगाया हुआ था। तो वो बैरियर को हटा देना, रिमूविंग द बैरियर, सो दैट बाहर का गुड्स इंडिया में आके बिक सके, बाहर का पैसा इंडिया में लग सके, एंड दिस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। सो अंडरस्टूड व्हाट इज लिबरलाइजेशन? जो कंट्रोल था फॉरेन ट्रेड के ऊपर गवर्नमेंट का, उस कंट्रोल को रिलैक्स कर देना, हटा देना, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। इम्पैक्ट क्या है? विद द लिबरलाइजेशन ट्रेड ऑफ ट्रेड, बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जैसे पहले था कि हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, अब कोई भी प्रोड्यूसर को कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई इंडिया से कुछ भी बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा परमिशन की अब जरूरत नहीं है। द गवर्नमेंट इम्पोज मच लेस रेस्ट्रिक्शन देन भी। ऐसा नहीं कि अभी रेस्ट्रिक्शन एकदम नहीं है, लेकिन बहुत कम है। पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोल था गवर्नमेंट का इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, अब वो रेस्ट्रिक्शन मिनिमम हो गया, बहुत कम हो गया है। सो दैट इज अनदर रीजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द मेन एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन्स मेन फंक्शन। आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को सस्टेन करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को हर्डल फ्री ऑपरेट करने के लिए हमने WTO, वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये बनाया गया जिससे कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है जिससे कि कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सके, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो तो किस तरह से उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके, ये सारी चीज़ WTO देखता है। और इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ WTO आज ग्लोबलाइजेशन मुमकिन है वर्ल्ड में। ठीक है, सो क्या होता है, उसका क्या फंक्शन है? देखो, मेन एम ऑफ WTO इज़ टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड में ना कंट्री जो थे रोक लगा रखे थे या रेस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, उस रेस्ट्रिक्शन को हटाना, जिससे कि कंट्री जो है आपस में ट्रेड कर सके बिना कोई इंटरफेरेंस के। इट सेज दैट द ऑल बैरियर ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल, देयर शुड बी रिमूवल ऑफ दे शुड नो, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, और जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है उसको कम्प्लीटली हटा देना चाहिए। सो ये इसका मानना है। मेन फंक्शन क्या है? इट इस्टेब्लिश रूल्स, मैंने बताया था ना कि ये नियम कानून बनाता है जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड हो सके आराम से। इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि मेंबर कंट्री डिसाइड कर सके फ्यूचर स्ट्रैटेजी
रिलेटेड टू ट्रेड। जैसे ये एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे मेंबर कंट्री आके अपना डिस्कस कर सकते हैं और फ्यूचर में किस तरह का ट्रेड क्या करना है वो सारा वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। WTO वाज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप कंट्री। देखो ये किसने शुरू किया था, डेवलप कंट्री के कहने से शुरू हुआ था। इन 1913 देर वर 159 कंट्रीज, लर्न इट क्योंकि आ सकता है, हु वर द मेंबर ऑफ WTO। ठीक है, WTO के बारे में समझा हमने। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन एडवांटेजेस टू बोथ कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर। देखो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ प्रोड्यूसर को ही मदद नहीं करता है, कंज्यूमर को भी मदद करता है। सो किस तरह से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के लिए ग्लोबलाइजेशन एडवांटेजेस है। सो दे हैव ग्रेटर चॉइस है। देखो कंज्यूमर के पास बहुत सारा चॉइस है, आज अलग अलग तरह की गाड़ियाँ मिलती है, अलग अलग तरह के ब्रांड के शर्ट और गारमेंट वगैरह मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये भी एक है कि हमें चॉइस बढ़ गया है, अच्छा क्वालिटी सामान मिलना शुरू हो गया क्योंकि कंपटीशन आ गया। अगर इंडियन कंपनी या कोई भी बाहर का कंपनी अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो उनका बिकेगा नहीं। सो दिस कंपटीशन हैज लेड टू सेलिंग बेटर क्वालिटी गुड्स इन द होम मार्केट। इट हैज ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडरेबली। पहले बैरियर लग जाता था, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते थे, टैक्सेस लगा देते थे, कस्टम ड्यूटी लगा देते थे, तो उससे उनका जो सामान था उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और इंडियन लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। लेकिन अब ये हट गया तो उन लोग जो प्राइस है पहले के मुकाबले कम हो गया। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन एडवांटेजेस टू एज वेल एज टू वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरिया। एज ए रिजल्ट दीज पीपल इंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आमतौर पर ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा जो है रिच लोगों को पहुँचा है और वो लोग जो शहरों में रहते हैं और इस तरह से वो इसका फ़ायदा ज़्यादा उठा रहे हैं एंड उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से बेटर हो गया। लेकिन एडवांटेज टू द प्रोड्यूसर, ये तो हो गया कंज्यूमर का क्या एडवांटेज था। कंज्यूमर का मतलब जो सामान खरीदते हैं उनका क्या है, ऊपर हमने 3-4 पॉइंट देखा। अब देखते हैं प्रोड्यूसर के लिए क्या है एडवांटेज। प्रोड्यूसर नाउ हैव एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट। अब इंडियन प्रोडक्ट जो है कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, पहले ऐसा अलाउ नहीं था। तो ये भी एक फ़ायदा है ना प्रोड्यूसर के लिए कि आप ज़्यादा बना सकते हैं क्योंकि उन्हें दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो दे हैव ईजियर एक्सेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू एनहेंस देयर प्रोडक्ट। अब जैसे कि बाहर के कंपनी इंडिया में पैसा लगा सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। इंडियन कंपनी बाहर के कंपनीज को बोल सकते हैं उनके कंपनी में पैसा लगाने के लिए। सो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये भी एक फ़ायदा है। कोलैबोरेशन, बाहर के कंपनी के साथ कोलैबोरेट होके अपना प्रॉफिट या परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। लोकल कंपनी सपोर्टिंग रॉ मटेरियल टू MNC, सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल को, जिससे भी उनको बहुत पैसा प्रॉफिट होता है। न्यू जॉब्स क्रिएट हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो हेल्प इन मेनी लार्ज इंडियन कंपनीज टू बिकम मल्टीनेशनल देमसेल्फ। जैसे कि टाटा मोटर मल्टीनेशनल कंपनीज है, कॉर्पोरेशन है। इन्फोसी हो गया, उसके बाद रैनबैक्सी हो गया, ये सारे इंडियन कंपनी बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी बन चुके हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज इंडियन कंपनी विच प्रोवाइड IT। आपको पता है कि इंडिया बहुत डेवलप है IT सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और इस तरह से हमारे जो IT इंजीनियर्स वगैरह हैं ये लोग बहुत पैसा अर्न करते हैं। हम बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट पार्ट जो है वर्ल्ड मार्केट में बेचते हैं, तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिट टू इंडिया। नेक्स्ट है, हाउ इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कैसे बाहर के इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर के कंपनी को एनकरेज करते हैं कि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सके, पैसा लगाए इंडिया में, जिससे कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हमारा ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग वे। गवर्नमेंट हैज़ adopted the policy of liberalization and lifted the trade barrier to allow foreign investment। पहले क्या था ना कि बैरियर था, रुकावट था, रिस्ट्रिक्शन था कि बाहर से इंडिया में पैसा नहीं लग सकता है, क्योंकि हमें लगता था बाहर से जब कंपनी इंडिया में पैसा लगाएगा तो इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। लेकिन गवर्नमेंट ने 1991 के बाद ये बैरियर हटाना शुरू कर दिया और इससे क्या होने लगा कि बाहर की कंपनी इंडिया में पैसा लगाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, इन रिसेंट ईयर्स इन इंडस्ट्रियल जोन हैव स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब वो एरिया डेवलप करना जहाँ पे कि सारे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, 24 इलेक्ट्रिसिटी है, सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वाटर सप्लाई है, सब कुछ है। तो जब बाहर की कंपनी आके ये एरिया देखेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे तो अच्छा फैसिलिटी है, तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एरिया गवर्नमेंट डेवलप कर रखा है बहुत सारे इंडिया में, जहाँ पे कि फॉरेन कंपनी कैन कम एंड इन्वेस्ट मनी एंड सो क्योंकि वहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है, रिक्रिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ सारे फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। द कंपनी सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेरियस टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो ये भी एक गवर्नमेंट ने इंसेंटिव उठाया है कि अगर कोई भी
बाहर का कंपनी इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पैसा लगाता है तो उन्हें कुछ छूट मिलेगा, जिससे कि वो आए और आके लगाए हमारे यहाँ। गवर्नमेंट ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ। आपको पता है कि इंडिया में हर कंट्री में अपना लेबर लॉ होता है जो लेबरों को प्रोटेक्ट करता है, बट हमारे यहाँ हमने बोला कि अगर बाहर का कंपनी इंडिया में पैसा लगाता है तो उस पर इंडियन लेबर लॉ अप्लाई नहीं होगा। और तो ये एक फ़ायदा है एमएनसीज के लिए, और फ़ायदा है कि इससे बाहर का कंपनी इंडिया में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन नुकसान है लेबरों का कि लेबर जो है अब हायर एंड फायर सिस्टम है, अगर आप काम करोगे तभी आप टिकोगे, अदरवाइज यू विल बी आस्क्ड टू लीव द कंपनी। तो ये भी एक इम्पैक्ट है, पॉजिटिव भी है एज वेल एज निगेटिव भी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 2 फीचर्स भी, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होता है, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ होता है यहाँ पे, और इसका मेन पर्पस है कि बाहर से इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सके जब इंडिया में आके ये सारे ऐसे एरिया देखे। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेकिंग ग्लोबलाइजेशन फेयर। गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ग्लोबलाइजेशन का जो फ़ायदा है वो सब तक पहुँचे। देखो, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर जिससे कि सबको फ़ायदा हो सके, ना कि कुछ लोगों को, कुछ सेक्शन को फ़ायदा हो सके। सो इफ़ ग्लोबलाइजेशन, द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज रीचिंग टू ऑल द पीपल, डजेंट मैटर वेदर दे आर पुअर और रिच और दोज हु आर लिविंग इन सिटी एंड टाउन्स और दोज हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज, सबको बेनिफिट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो गवर्नमेंट कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन ऐसा ग्लोबलाइजेशन होता नहीं है। जनरली ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा रिच क्लास के लोगों को होता है, जो शहरों में होते हैं उनको फ़ायदा होता है। तो गवर्नमेंट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ग्लोबलाइजेशन फेयर इन द फॉलोइंग वे। कैसे? पॉलिसी शुड बी मेड इन सच ए वे दैट दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉट ओनली रिच एंड प्रॉस्परस बट ऑल्सो वर्कर्स का भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट हो सके, सिर्फ धनी या प्रॉस्परस लोगों का नहीं, बल्कि तब जाके ग्लोबलाइजेशन फेयर हो सकता है। दूसरा, लेबर लॉ जो है शुड बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड फेवरिंग द वर्कर्स। हमें अभी बताया ना, लेबर लॉ जो है ऐसे बाहर के कंपनी में लेबर लॉ अप्लाई नहीं होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा काम करवाते हैं उन लोग, 12-12 घंटे काम करवाते हैं, हायर एंड फायर सिस्टम है, जब मर्जी तब निकाल देते हैं। सो बट ऐसा नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं कि लेबर लॉ भी एमएनसी में लगाया जाए, जिससे कि लेबर का कंडीशन जो है इम्प्रूव हो सके, उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े जस्ट बिकॉज दे किक्ड आउट ऑफ द कंपनी। एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर। आपको पता है कि बड़े बड़े कंपनी एमएनसी होते हैं जो कि इंडिया में आकर ऑपरेट करते हैं, और इससे हमारा स्मॉल कंपनी जो होते हैं वो फेस करते हैं प्रॉब्लम। तो अगर उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको कुछ रियायत मिलना चाहिए जिससे कि उन्हें कंपटीशन फेस ना करना पड़े। ठीक है। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एमएनसीज टू द होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री में जैसे बाहर का कंट्री इंडिया में पैसा लगा, तो इंडिया होस्ट कंट्री है, एमएनसी बड़े कंपनी होते हैं। देखो, हार्मफुल इफेक्ट क्या है? दे कैन हैम्पर द ग्रोथ ऑफ द लोकल कंपनी इंडस्ट्री बाय गिविंग देम टफ कंपटीशन। आपको बताया मैंने पहले कि अगर बाहर कंपनी इंडिया में पैसा कोई सामान बेच रहा है, तो हमें अगर उनसे ज़्यादा बेचना है तो हमें अच्छा क्वालिटी बनाना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं होता है। वो बड़े बड़े कंपनियों के पास अच्छा टेक्नोलॉजी है, तो वो सर्वाइव करते हैं, वो दे विन एंड कैप्चर द मार्केट, इससे हमारा कंट्री का नुकसान होता है। दे जनरली हमारे इंडस्ट्री का नुकसान होता है। दे जनरली यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक विच मे नॉट बी सुटेबल फॉर द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज बिग प्रॉब्लम। आपको पता है कि बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं जब इंडिया में आते हैं तो नए नए टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, और ये टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव होता है, यानी कि इसमें मशीनरी ज़्यादा यूज होता है, लेबर का यूज़ कम होता है। और हमारे यहाँ ऑलरेडी देयर इज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और हम अगर बाहर का कंपनी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करता है और नए नए टेक्नोलॉजी लेकर आता है, तो पहले से इन्वेस्टमेंट का एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, और वो ज़्यादा और एग्रेवेट हो सकता था और ज़्यादा सीरियस हो सकता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। दे में मिसयूज़ द एनवायरनमेंट। जैसे हमारे बाहर कंपनी इंडिया में सामान बना रहा है, तो इससे हमारा रिसोर्सेज को मिस यूटिलाइज कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, हमारे कंट्री का एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकता है। फैक्ट्री लगे तो पोल्यूशन होगा, ये सब चीज़। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन जो है इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट किया है, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।